और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं खबरों की। बड़ी खबर गुजरात से है। मोरबी हादसे में घायल लोगों से प्रधानमंत्री ने मुलाकात की है। सिविल अस्पताल पहुंचकर उन्होंने घायलों का हालचाल जाना है। पीएम मोदी ने घटनास्थल पर जाकर जायजा लिया। रेस्क्यू करने वाली टीम से भी प्रधानमंत्री मिले हैं। और देखिए तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये मोरबी की तस्वीरें हैं जहां से रेस्क्यू हो रहा है। उस जगह का पूरा उन्होंने जायजा लिया। हादसा हुआ कैसे, क्या क्या घटनाक्रम था, ये उन्होंने जाना। और जो लोग अस्पताल में भर्ती करवाए गए हैं सिविल अस्पताल में, उनसे उन्होंने बातचीत की। और अभी ताज़ा अपडेट ये है कि वो एसपी ऑफिस के लिए निकल गए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटनास्थल पर जाकर जायजा लिया है। रेस्क्यू करने वाली टीम से मुलाकात की। देखिए 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर, घटनास्थल पर प्रधानमंत्री मोदी मौजूद हैं। दूसरी तस्वीर, सिविल अस्पताल पहुंचे, उन्होंने एक एक घायल से मुलाकात की बात की। और रेस्क्यू टीम जिसने दिन रात एक करके मेहनत करके कुछ लोगों को जितना सुरक्षित बचा पाए उन्होंने बचाया। शवों को जो उन्होंने निकाला बाहर, यह ऑपरेशन कठिन था। और ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन के जितने भी सदस्य थे उनसे भी प्रधानमंत्री ने विस्तार से बातचीत की और हालात को जाना और समझा। तो प्रधानमंत्री मोरबी दौरे पर पहुंचे हैं। 2 तारीख को गुजरात में राजकीय शोक भी रखा गया है। जो लोग इस हादसे का शिकार हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। और देखिए 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। घटनास्थल पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन्होंने एक एक चीज़ का जायजा लिया। तकनीकी जो पॉइंट्स थे उनको भी समझा। असल में हुआ क्या था, घटना कैसे और कहां हुई, वो उन्होंने सब कुछ जाना। दूसरी तस्वीर सिविल अस्पताल की और तीसरी रेस्क्यू टीम से उनके मुलाकात की तस्वीरें। और बड़ी खबर लखीमपुर खीरी से है। गोला उपचुनाव में जुड़ा अपडेट आ रहा है। गोला विधानसभा में खत्म हुआ चुनावी शोर। शाम 5 बजे तक चुनाव प्रचार का समय था। और अब भाजपा के अमन गिरी, सपा के विनय तिवारी के बीच सीधा मुकाबला है। 3 नवंबर को वोटिंग है, 6 नवंबर को नतीजे आएंगे। तो अब सपा और भाजपा डोर टू डोर कैंपेन ही कर सकते हैं। लंबा चुनाव प्रचार चला। भाजपा की तरफ से तमाम बड़े दिग्गजों ने चुनाव प्रचार किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे थे। हालांकि सपा की तरफ से अखिलेश यादव नहीं गए, लेकिन उनके अलावा जितने भी बड़े नेता हैं समाजवादी पार्टी के, उन्होंने गोला गोकर्णनाथ में रहकर कैंप किया और डोर टू डोर लोगों से मुलाकात की। तो अब चुनाव प्रचार का जो वक्त है, जो शोर है, वो खत्म हो गया है गोला गोकर्णनाथ विधानसभा में। और 3 तारीख को अब इस सीट पर मतदान होना है और 6 नवंबर को नतीजे आ जाएंगे। नवीन हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवीन, चुनाव प्रचार का शोर थम गया है और अब डोर टू डोर कैंपेन पार्टियां करेंगी। और 3 तारीख को क्या होता है सब कुछ जनता पर अब रहेगा। तो नवीन से एक बार फिर संपर्क करेंगे। आपको बता दें कि शाम 5 बजे तक का वक्त था चुनाव प्रचार का और अब 5 बज चुके हैं, 5:04 हो गए हैं। ऐसे में चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है। अरविंद गिरी के बेटे जो अमन गिरी हैं और उनका मुकाबला है समाजवादी पार्टी के विनय तिवारी से। तो सपा और भाजपा की सीधी टक्कर है। हालांकि भाजपा के विधायक पहले से यहां थे अरविंद गिरी। उनके असामयिक निधन के बाद उनके बेटे को प्रत्याशी बनाया गया है। ऐसे में भाजपा का कहना यह है कि हमारी लड़ाई इस बात की नहीं कि जीतेंगे हारेंगे, हमारी लड़ाई इस बात की है कि मार्जिन ज्यादा होगा। वहीं सपा का कहना है कि जनता हमारे साथ रहेगी। नवीन हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवीन, अब चुनाव प्रचार का शोर थम गया है। कौन कौन से बड़े दिग्गज नजर आए और किस तरीके की लड़ाई देखने को मिल रही है? बिल्कुल, आपको बता दें आज शाम 5 बजे जो है चुनाव प्रचार समाप्त हो चुका है। लगातार भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज और समाजवादी पार्टी के दिग्गज विधानसभा क्षेत्र में डेरा डाले हुए थे, लगातार प्रचार प्रसार कर रहे थे। आज भी भाजपा के कई जो है विधायक जो है सड़कों पर निकले और रैलियां निकाली। वहीं समाजवादी के पार्टी के जो प्रत्याशी विनय तिवारी थे वहीं दुकानों पर जाकर अपने जनसमूह के साथ वोट मांगे। लेकिन 5 बजते ही चुनाव प्रचार थम चुका है। अब पूरी तरीके से जनता पर निर्भर करता है कि वो किस प्रत्याशी को जिताते हैं। बिल्कुल, शुक्रिया आपका नवीन जानकारी के लिए, अपडेट्स के लिए। तो अब सीधे तौर पर जनता के कंधे पर जिम्मेदारी है। 3 तारीख को मतदान होगा और 6 तारीख को तस्वीर साफ हो जाएगी कि जनता ने किसका साथ दिया है, किसकी बातें जनता को ज्यादा बेहतर समझ आई हैं। तो गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट पर जो चुनाव हो रहा है उसके चुनाव प्रचार। कानपुर में अपहरण के बाद छात्र की बेरहमी से हत्या कर दी गई। 12वीं की छात्र की अपहरण के बाद हत्या हुई है। स्कूल की छुट्टी होने के बाद छात्र घर नहीं पहुंचा, उसकी छानबीन शुरू हुई, तलाश शुरू हुई। तो छात्र का चंदारी रेलवे स्टेशन के पास झाड़ियों में
शव बरामद हुआ। तो कानपुर में एक 12वीं के छात्र की हत्या कर दी गई। स्कूल की छुट्टी होने के बाद वो घर नहीं पहुंचा था। उसके बाद उसे परिजनों ने तलाशना शुरू किया गया, पुलिस को भी इत्तला दी गई और छात्र का चंदारी रेलवे स्टेशन के पास झाड़ियों में शव बरामद हुआ है। और बड़ी खबर लखनऊ से है। फूड पॉइजनिंग से बीमार हुए 26 लोग। बर्थडे पार्टी में खाना खाने के बाद इनकी तबीयत बिगड़ गई। सभी लोगों को सीएचसी मोहनलालगंज में भर्ती कराया गया। अस्पताल में भर्ती लोगों को देखने पहुंचे एसडीएम हनुमान प्रसाद। फूड पॉइजनिंग का शिकार होने वालों में सबसे ज्यादा बच्चे हैं। एसडीएम ने बेहतर इलाज मुहैया कराने के निर्देश दिए। तो बर्थडे पार्टी में ये लोग खाना खा रहे थे लेकिन बीमार पड़ गए। मौके पर प्रशासनिक अमला भी पहुंच गया है, एसडीएम भी पहुंच गए हैं और बेहतर इलाज मुहैया करवाया जाए इसका निर्देश भी दिया गया है। और जो स्वास्थ्य अमला है वो यहां पर जुटा हुआ है। और बड़ी खबर शामली से है, जहां पर डेंगू बुखार से मौत का सिलसिला जारी है। कैराना ब्लॉक के बीनाडा गांव में डेंगू का कहर। डेंगू, पीलिया, टाइफाइड की चपेट में सैकड़ों लोग हैं। करीब एक महीने में 17 लोगों के मरने की खबर है। ग्रामीणों ने सीएम योगी से मदद की गुहार लगाई है। गांव में कोई मेहमान और मजदूर भी कार्य के लिए नहीं आ रहा। उनको डर है कि कहीं उनको डेंगू बुखार, टाइफाइड जैसी गंभीर बीमारी न हो जाए। जिले में अब तक 17 लोगों के मरने की जानकारी सामने आ रही है और लोगों में दहशत है। और ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर है। दादरी एनटीपीसी प्लांट के बाहर हंगामा हुआ। एनटीपीसी प्लांट के बाहर प्रदर्शन करने वालों पर पानी की बौछार छोड़ी गई है। महिलाओं और किसानों पर पानी की बौछार छोड़ी गई है। बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर मौजूद है। 24 गांव के किसानों ने एनटीपीसी के बाहर प्रदर्शन किया है। हालांकि उनको काबू में करने के लिए उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, लेकिन हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। ग्रेटर नोएडा के दादरी से हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एनटीपीसी प्लांट के बाहर हंगामा हुआ। एनटीपीसी प्लांट के बाहर प्रदर्शन करने वालों पर वाटर कैनन का प्रयोग किया गया। महिलाओं और किसानों पर पानी की बौछार मारी गई। बड़ी संख्या में पुलिस बल लगाया गया है, लेकिन ग्रामीण भी बड़ी संख्या में मौजूद हैं और कोई भी पीछे हटने को वहां से तैयार नहीं है। की जो मियाद है वो खत्म हो चुकी है। बड़ी खबर कानपुर से भी है। सरेआम दबंगों ने पुलिस से मारपीट की है। ट्रैफिक सिपाही और हवलदार को सरेआम पीटा गया। बीच रोड पर दबंगों ने पुलिसकर्मियों की पिटाई की। पुलिसकर्मियों की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। कचहरी के पास गाड़ी खड़ी थी और इसको लेकर विवाद हुआ और गाड़ी रोकने पर दबंगों ने पुलिसकर्मियों को पीट दिया। मारपीट करने वालों पर केस दर्ज करेगी कानपुर पुलिस। सूत्रों की माने तो मारपीट करने वाले दबंग अधिवक्ता बताए जा रहे हैं। मारपीट का ये वीडियो वायरल हो गया है सोशल मीडिया पर। तो आप देखिए किस तरीके से पुलिसकर्मियों ने गाड़ी रोक दी तो उनके साथ मारपीट की गई और ये तस्वीर कानपुर की है। तो आप देखिए किस तरीके से ट्रैफिक सिपाही है और एक वर्दी में पुलिसकर्मी है और इन दोनों को घेर कर पीटा जा रहा है सरेआम। और आप हिमाकत देखिए कि ये जो लोग वकील बताए जा रहे हैं ये कितने आपराधिक मानसिकता के हैं, कितने दुस्साहसी हैं कि इन्होंने पुलिस वालों को ऑन ड्यूटी वर्दी में मारना पीटना शुरू कर दिया। अगर कोई विवाद था तो उसका हल निकल सकता था और वकीलों को तो कानून की अच्छी खासी जानकारी होती है। कानूनी जो पक्ष है उसका वो सहारा ले सकते थे अगर कुछ गलत हुआ था, लेकिन इन लोगों ने कानून को अपने हाथ में ले लिया। पुलिसकर्मियों को मारना पीटना शुरू कर दिया। अब देखने वाली बात होगी कि कार्रवाई इस मसले को लेकर क्या होती है। बड़ी खबर मेरठ से भी है। साड़ी शोरूम में महिला ने हंगामा कर दिया। साड़ी खराब निकलने पर महिला ने हंगामा किया। साड़ी बदलने के लिए दरअसल ये महिला आई थी, लेकिन शोरूम मालिक ने साड़ी नहीं बदली। उसके बाद बवाल हो गया, हंगामा करने लगी महिला और हंगामा बढ़ने पर शोरूम मालिक ने महिला को पैसे लौटा दिए। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और काफी देर तक यह हंगामा चलता रहा। महिला ने करवा चौथ पर साड़ी खरीदी थी, लेकिन साड़ी में कई जगह डिफेक्ट होने की वजह से वापस वो लौटाने आई और जब दुकानदार ने उसे लौटाने से मना कर दिया तो महिला ने हंगामा कर दिया। मौके पर पुलिस को बुलाना पड़ गया, लेकिन हंगामा बहुत ज्यादा बढ़ा तो फिर दुकानदार ने पैसे वापस किए। तो साड़ी खराब निकलने पर महिला ने हंगामा कर दिया। दरअसल महिला पहुंची थी और आप देखिए उसने आग भी लगा दी एक कपड़े को
और महिला का कहना यह था कि डिफेक्ट था साड़ी में, लेकिन दुकानदार उसे वापस करने से मना कर रहा था। उसी को लेकर महिला नाराज हो गई, उसने हंगामा कर दिया। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं मेरठ के शोरूम के भीतर की, जहां पर काफी देर तक बवाल मचा रहा, हंगामा हुआ। बाद में पुलिस आई और हालात संभाला गया। तो ये थोड़ी इस तरीके की बातें होती है, बताइए गरीब आदमी होगा दुकान का। और कानपुर में थाली न लाने पर छात्र को पीट दिया गया। प्रिंसिपल पर छात्र को पीटने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाला छात्र जब थाली लेकर नहीं पहुंचा तो उसकी पिटाई की गई। आरोप है कि प्रिंसिपल ने छात्र को इतना मारा कि उसके मुंह से खून निकलने लगा। पिटाई से छात्र काफी देर तक रोता रहा। बच्चे ने पुलिस को बताया कि थाली नहीं लाने पर उसकी पिटाई की गई। रोते हुए बच्चे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। कानपुर के बिठूर थाना क्षेत्र में ये प्राइमरी स्कूल है, जहां पर बच्चा थाली लेकर नहीं पहुंचा था, उसकी पिटाई। थाली देखा तो उसने भी था कि बहुत शारदा मैडम ने करी, देखो कितना मार रही है। हमने ये फिर पूछा लोग थाली नहीं लाया था आज, यही कह दिन थाली। बच्चा घर आया स्कूल में, तो बच्चा मेरे को मैडम ने खूब मारा, और खूब मारा, खून नाके से खून ज्यादा बन रहा था। फिर मैडम जबरदस्ती उसको करा दिया, लिखा दिया कि ये कैसे खून बंद हो जाए। तो देखिए, दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और जो बच्चा है उसे पीटा गया। परिजनों का कहना है कि इतना पीटा गया कि उसको खून आ गया। और प्रिंसिपल पर आरोप लगे हैं कि बच्चा थाली लेकर नहीं गया था और इसलिए उसकी पिटाई हुई। मिड डे मील के लिए थाली जो बच्चे लेके जाते हैं। और इस पूरे मामले का अब वीडियो भी वायरल हो गया है। परिजनों ने बिठूर थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। बड़ी खबर हमीरपुर से भी है। पति को पत्नी ने सबक सिखा दिया, बीच सड़क पर चप्पलों से पिटाई की। कई सालों से दोनों का विवाद चला रहा था और मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। हमीरपुर के सदर कोतवाल इलाके के बस स्टैंड का ये पूरा मामला है। तो देखिए, ये हमीरपुर की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर बीच सड़क पर पत्नी ने पति की पिटाई कर दी। तो हमीरपुर के सदर कोतवाली के बस स्टैंड का ये पूरा मामला है। और हिमाचल की सियासी खबरों की बात करते हैं। कल हिमाचल प्रदेश जाएंगे सीएम योगी। कल हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार करेंगे और 3 विधानसभा क्षेत्रों में हिमाचल के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार करेंगे। हमीरपुर, मंडी और सोलन में कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रचार का कार्यक्रम है। हमीरपुर की भोटा, मंडी की सकराघट और सोलन में चुनावी जनसभाओं को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित करेंगे। तो हिमाचल के 3 विधानसभा क्षेत्रों में कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभाएं होनी हैं और कल हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार करेंगे। हिमाचल के 3 विधानसभा क्षेत्र हमीरपुर, मंडी और सोलन में सीएम योगी का प्रचार होगा। और बड़ी खबर लखनऊ से भी है। 3 नवंबर को योगी कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। 3 नवंबर को सुबह 11 बजे लोक भवन में बैठक होगी। सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग होनी है। कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई जाएगी। तो 3 तारीख को योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट की बैठक है। सुबह 11 बजे बैठक बुलाई जा रही है और राज्य के विकास से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। और बड़ी खबर लखनऊ से ही है। एक्शन में लोक निर्माण विभाग मंत्री जितिन प्रसाद हैं। मंत्री ने प्रमुख सचिव को पत्र लिखकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। लापरवाही पर मंत्री ने प्रमुख सचिव से जवाब मांग लिया है। मंत्री जितिन प्रसाद ने स्पष्टीकरण मांगा है और देखिए, चिट्ठी भी हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल जितिन प्रसाद लगातार इस वक्त ग्राउंड पर उतरे हुए हैं। उनका साफ तौर से कहना है कि मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि सड़कों की जो स्थिति है वो अच्छी रहे। आज जब वो पहुंचे थे तो कई जेई जो है विभाग के, वो अपने दफ्तर में मिले भी नहीं थे और इन पूरी परिस्थितियों को लेते हुए जितिन प्रसाद ने मुख्य सचिव जो हैं, प्रमुख सचिव जो हैं
विभाग के उनसे चिट्ठी लिखकर स्पष्टीकरण मांग लिया है और जो विभाग की कार्यशैली है उसको लेकर उन्होंने नाराजगी जताई है। योगी सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद ने मुख्यालय में छापा मारा। अचानक पीडब्ल्यूडी मुख्यालय पहुंचे मंत्री की सूचना पर अधिकारी दौड़ते भागते ऑफिस पहुंचे, लेकिन ज्यादातर अधिकारी गायब मिले। इसके बाद जितिन प्रसाद ने नाराजगी जताई और मुख्यालय में एक कंट्रोल रूम स्थापित किए जाने का निर्देश दिया। विभाग के एचओडी से अब तक किए गए गड्ढा मुक्त अभियान की रिपोर्ट भी मांगी गई है। जितिन प्रसाद ने पीडब्ल्यूडी मुख्यालय में निर्माण कार्य और हर दिन का ब्यौरा भी कलेक्ट करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि उत्तर प्रदेश में सभी सेतु जो किसी तरीके से सेफ्टी नॉर्म्स को नहीं कंफर्म करते, उनका पुनर्निरीक्षण हो और रिपोर्ट मंगवाई गई है कि ऐसा हादसा उत्तर प्रदेश में ना हो, उसकी पूरा प्रयास किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इंडिया वाटर वीक का उद्घाटन कर दिया है। इंडिया वाटर वीक में 7वें संस्करण में दुनिया भर से 2000 से अधिक लोग जल संरक्षण, नदियों में कम होते पानी विषयों पर अपने शोध पत्र पेश करेंगे। ये कार्यक्रम 5 नवंबर तक चलेगा। सीएम योगी ने कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने लोगों से जल बचाने की अपील की। साथ ही उन्होंने लोगों को सलाह दी है कि जल है तो जीवन है। उन्होंने ये भी बताया कि राज्य में पर्याप्त मात्रा में जल संसाधन है। 60 से अधिक नदियां पुनर्जीवित की गई। नदी वहाँ की सर्वाधिक होगी जहाँ पर जीवन जीने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त अवसर भी होंगे। और हम सब जानते हैं कि ये पुरानी हमारी मान्यता है कि जल है तो जीवन है। नमामि गंगे परियोजना के जो कार्य प्रारंभ हुए वो हम सबके सामने है। उत्तर प्रदेश के अंदर सर्वाधिक भूभाग को कवर करती है। नमामि गंगे परियोजना के जो कार्य प्रारंभ हुए वो हम सबके सामने है। उत्तर प्रदेश के अंदर सर्वाधिक भूभाग को कवर करती है। 2 दिवसीय नोएडा दौरे पर आए सीएम योगी ने शहर वासियों को 1670 करोड़ रुपए की सौगात दी। 13 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने 2 दिवसीय नोएडा ग्रेटर नोएडा दौरे पे कई सारी सौगात गौतम बुद्ध नगर जिले को दी। अगर बात करें तो आज मुख्यमंत्री ने 13 परियोजनाओं का यहाँ पे शिलान्यास और लोकार्पण किया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण गंगा जल परियोजना रही। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे कहा कि नोएडा के सभी सेक्टरों में गंगा जल को पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। आने वाले वर्षों में नोएडा के जितने भी सेक्टर हैं सभी जगह गंगा जल को पहुंचाने का काम किया जाएगा। और साथ में ये भी कहें कि जिस तरीके से गंगा जल को लिए लोग यहाँ से दूर तक जाते हैं, अब गंगा जल खुद यहाँ तक आ गया है। तो जाहिर तौर से बात है कि सरकार की एक बड़ी उपलब्धि रही है कि बीते 17 वर्षों में जिस परियोजना को लेकर के तमाम सारे कार्य हो रहे थे और अधर में लटके हुए थे, वो परियोजना आखिरकार पूरी हुई और आज मुख्यमंत्री ने उसकी सौगात नोएडा वासियों को दी। इसके साथ साथ अगर बात करें तो बीते कल जिस तरीके से नोएडा के पहले डाटा सेंटर का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया, उस बात का भी जिक्र किया। और इसके साथ साथ साफ तौर पे बात किया कि पहले सरकार को माफिया चलाया करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। कानून व्यवस्था को उन्होंने जिक्र किया कि कानून व्यवस्था किस तरीके से पहले खराब थी कि यहाँ से इन्वेस्टर्स भाग जाते थे, निवेशक भाग जाते थे, कंपनियां यहाँ से चली जाती थी। लेकिन बीते 5.5 वर्षों में यहाँ की सूरत बदली है। तो जाहिर तौर से बात है कि एक बड़ी सौगात मुख्यमंत्री ग्रेटर नोएडा और नोएडा को दे करके गए हैं। और कई सारी बड़ी परियोजनाओं का उन्होंने जिक्र भी किया कि किस तरीके से नोएडा और ग्रेटर नोएडा में कई सारी बड़ी परियोजनाएं आ रही, चाहे वो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात हो, चाहे फिर अगर बात करें तो जिस तरीके से यहाँ पे अब अगर बात करें तो मेट्रो का विस्तार हो रहा है। इन तमाम सारी चीज़ों का जिक्र मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में किया है। कृष्ण बीरपाल रावत के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, नोएडा। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य जोरों पर है। मंदिर का 45% काम पूरा हो चुका है। बुनियाद और जमीन के ऊपर पूरा फाउंडेशन तैयार हो गया है। 2024 जनवरी के तीसरे सप्ताह में श्रद्धालुओं को अपने आराध्य श्री राम के दर्शन और उनके भव्य और दिव्य मंदिर में हो पाएंगे। राम मंदिर का निर्माण कार्य तेज गति से चल रहा है, लेकिन मंदिर निर्माण कार्य पूरा होने से पहले ही अंतर्राष्ट्रीय श्री राम एयरपोर्ट का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। प्रथम फेज का कार्य 2023 के मार्च महीने में पूरा कर लिया जाएगा। कार्य 2023 के मार्च महीने में पूरा होगा और विमान को आने जाने का काम भी शुरू कर दिया जाएगा। यानी कि मंदिर निर्माण कार्य पूरा होने से पहले ही एयरपोर्ट का निर्माण पूरा हो जाएगा और राम भक्त अपने आराध्य प्रभु श्री राम का दर्शन भी एयरपोर्ट पर उतरने के बाद कर सकते हैं। निर्माण कार्य तेज गति के साथ हो रहा। मंदिर का निर्माण कार्य 2023 के दिसंबर में पूरा कर लिया जाएगा।
पर मंदिर निर्माण कार्य से पहले जो है श्री राम एयरपोर्ट तैयार हो जाएगा, यानी कि 2023 के मार्च में एयरपोर्ट का जो निर्माण कार्य है वो पूरा हो जाएगा और रनवे का काम जो है वो तीव्र गति के साथ हो रहा है। और जो पहली फ़्लाइट है वो मार्च में शुरू कर दी जाएगी। राम भक्त जो हैं वो एयरपोर्ट पे आ करके और भगवान राम लला का दिव्य भव्य मंदिर का जो दर्शन है एयरपोर्ट से ही कर सकें, क्योंकि जो मंदिर की ऊंचाई है वह 161 फीट ऊंची है, जो एयरपोर्ट से ही भगवान राम लला का दिव्य भव्य मंदिर दिख जाएगा। आप देखिए कि ये एयरपोर्ट का जो मॉडल है ये रखा है और किस तरह से एयरपोर्ट को बनाया जाएगा, इसकी नक्काशी किस तरह से की जाएगी, क्योंकि जो एयरपोर्ट होगा वह राम मंदिर जो पत्थर बनाए हैं, जिस पत्थर से राम मंदिर बन रहा है, यानी कि बंसी पहाड़पुर के जो पत्थर हैं उन्हीं पत्थर को भी एयरपोर्ट पे लगाया जाएगा, उसकी दिव्यता भव्यता बनी रहे, यानी कि मंदिर के तर्ज पर एयरपोर्ट भी बनाया जाएगा और उन्हीं पत्थरों से बनाया जाएगा जिन पत्थर से भगवान राम लला का मंदिर बन रहा है। आप देखिए मंदिर का जो मॉडल है ये किस तरह से बनाया गया है। मंदिर मॉडल पे ही एयरपोर्ट का निर्माण कार्य चल रहा है। इसकी खूबसूरती देखिए, और जब एयरपोर्ट बन करके तैयार होगा, जब यहाँ पर विमान उतरेंगे, जब श्रद्धालुओं की जो संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, यही वजह है कि एयरपोर्ट का जो निर्माण कार्य है वह तेज़ गति के साथ किया जा रहा है और 2023 के मार्च में पूरा हो जाएगा और विमान जो है मार्च में ही उतरने शुरू हो जाएंगे। राम भक्त जो हैं वो अपने दिव्य भव्य मंदिर में भगवान राम लला का दर्शन जो है 2024 के जनवरी माह में कर सकेंगे, लेकिन मंदिर निर्माण कार्य से पहले एयरपोर्ट का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। अयोध्या से एबीपी गंगा के लिए ऋषि गुप्ता। और इस बुलेटिन में फिलहाल एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।